इस एलियन को इसके प्लेनेट वालों ने अर्थ पर एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर भेजा था, जिसको अगर इसने पूरा नहीं करा तो इसका पूरा प्लेनेट पॉल्यूशन की वजह से खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये भी जल्दी से जल्दी इंसानों के तौर तरीकों को सीखकर एक मशीन को बनाना चाहता था, जिससे इसके प्लेनेट को बचाया जा सकता है। अब वैसे ये इस कहानी का सेकंड पार्ट है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और उसका लिंक आपको पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को अब तक नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ पर जाकर इसके फर्स्ट पार्ट को वॉच कर सकते हो। बाकी अब तक की कहानी में जस्टिन और फैराडे ने थॉमस के उस मॉडल को चालू कर लिया था, पर अभी CIA वाले बीच में नहीं आते क्योंकि अभी वो मॉडल पूरी तरह से तैयार नहीं था। वहीं अभी क्ले के कहने पर लीजा भी थॉमस की लोकेशन के बारे में जानने में लगी हुई थी और उसी के बारे में पता करते हुए जब वो कहानी की शुरुआत में आए टॉर्नेडो के बारे में जानकारी निकालती है तो उसको पता चलता है कि उस टॉर्नेडो को आर्टिफिशियली क्रिएट करा गया था। उस टॉर्नेडो को क्रिएट करने वाले सिग्नल कंबोडिया के जंगलों के एक बंकर में से आए थे और इसका मतलब साफ था कि थॉमस भी उन्हीं बंकर्स में छुपा हुआ है। अब जैसे ही ये बात क्ले को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और तुरंत ही फिन से इस बारे में बात करते हुए एक टीम को उन जंगलों में भेजने को बोलता है। मगर क्ले के पास थॉमस के वहाँ पर होने के कोई भी सबूत नहीं होते, इसीलिए फिंच अभी उसके मिशन के लिए साफ मना कर देती है। लेकिन क्ले किसी भी हालत में थॉमस को पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो फिंच के मना करने के बावजूद भी एक टीम को उस जंगल में भेज देता है। उन जंगलों के बीच में जाने पर वैसे तो उन सोल्जर को वहाँ पर कोई इंसान दिखाई नहीं देता, लेकिन वहाँ पर कुछ जहरीले पौधे मौजूद थे जो कि इंसानों के प्रेजेंस में आते ही वहाँ पर कुछ स्पोर्स को छोड़ते हैं, जिससे सारे सोल्जर तुरंत ही मारे जाते हैं। उस दौरान एक सोल्जर की गन से धोखे से फायर भी हो गई थी, जिससे वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और क्ले से उन लोगों का कांटेक्ट टूट जाता है। वहीं जोसाई अब धीरे धीरे एंथियन बनता जा रहा था और उसको अपनी पुरानी सारी मेमोरीज तो याद थी, लेकिन उसके अंदर से सारी फीलिंग्स खत्म हो गई थी। साथ ही धीरे धीरे उसकी फिंगरप्रिंट्स भी गायब हो जाती हैं, क्योंकि एंथियंस की फिंगरप्रिंट भी नहीं होती थी। वहीं अभी के लिए जस्टिन जाकर ईडी से मिलती है और वो चाहती थी कि उन्हें शायद अपने प्रोजेक्ट के बारे में पब्लिक में अनाउंस कर देना चाहिए, जिससे अगर आगे चलकर फैराडे के एलियन होने के बारे में लोगों को पता भी चलता तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि लोग फैराडे को ही सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाते और मजबूरन गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ता। लेकिन ये बात ईडी भी अच्छे से जानती थी, इसीलिए अभी वो इसके लिए साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ क्ले को अचानक से फिंच का कॉल आता है, जिसको उसकी हरकतों के बारे में पता चल गया था और क्योंकि कंबोडिया की गवर्नमेंट को ये एक तरह का टेररिस्ट अटैक लग रहा होता है, इसीलिए वो क्ले से इस बारे में बातचीत करना चाहते थे। तब क्ले काफी ज्यादा डर भी रहा होता है, क्योंकि अगर उसकी गलती CIA के लीडर के सामने साबित हो जाती तो ऐसे में उसको CIA से निकाला भी जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ फैराडे ने पूरी तरह से उस मॉडल को ऑपरेट तो कर लिया था, पर उसको समझ में नहीं आता कि CIA वाले और ओरिजिन कंपनी वाले उस मॉडल के बारे में दुनिया के सामने बताना क्यों नहीं चाहते। इसीलिए तब फैराडे तुरंत ही थॉमस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उस दौरान क्ले के द्वारा लगाए हुए कैमरे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। लीजा तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और दूसरी तरफ थॉमस फैराडे से बात करते हुए फैराडे पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से पिछले 40 सालों से वो सेफली कंबोडिया के जंगलों में ही रह रहा था। लेकिन फैराडे के आते ही CIA वालों को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया और उन्होंने वहाँ पर अटैक करने की कोशिश करी, पर इस बात पर फैराडे उल्टा थॉमस पर ही भड़क जाता है, क्योंकि थॉमस बस अभी अपने बारे में सोच रहा था, जबकि फैराडे अपने पूरे प्लेनेट को बचाना चाहता था। अब उसके इस गुस्से को देखने के बाद थॉमस को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से फैराडे इंसानों की तरह इमोशन शो कर रहा होता है और अगर फैराडे अभी झूठ बोलना और सीख जाता तो वो बिल्कुल इंसानों की तरह हो जाता। थॉमस फैराडे को अब झूठ बोलने भी सीखने को कहता है, क्योंकि वो जितना ज्यादा झूठ बोलकर अपनी चीजों को छुपा पाता उतना ज्यादा ही अच्छे से वो अर्थ पर लंबे समय के लिए सरवाइव कर सकता था। फैराडे को अभी ये बात सही से समझ में तो नहीं आई होती, लेकिन अभी अचानक से रूम में लीजा आ जाती है, इसीलिए फैराडे को तुरंत ही थॉमस के साथ कांटेक्ट को बंद करना पड़ता है। अब क्योंकि फैराडे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड खतरे के बारे में खुद भी जानता था, इसीलिए वो रात के समय में जस्टिन के साथ जाकर हैच की जान पहचान की एक जर्नलिस्ट से मिलता है और उसको उस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए उसके बारे में एक आर्टिकल छापने को कहता है। लेकिन वो जर्नलिस्ट ऐसे ही अपने अखबार में कुछ भी नहीं छाप सकती थी, उसको उस प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉपर सबूत की जरूरत होती है, इसीलिए तब फैराडे उसको बाद में सबूत देने के लिए भी मान जाता है। वहीं ईडी खुद भी क्ले की हरकतों की वजह से उसके बारे में और चीजें जानना चाहती थी, इसीलिए वो अपने सीक्रेट सोर्सेज के थ्रू उसके बारे में और ज्यादा चीजें पता करने लगती है।
दूसरी तरफ क्ले अभी फिंच के साथ में वॉशिंगटन में CIA के लीडर के सामने बैठा हुआ था, जो कि उससे कंबोडिया में हुए अटैक के बारे में जानना चाहते थे। उस समय पर क्ले सारा इल्जाम फिंच के ऊपर ही डालने लगता है और सबको बताता है कि ये सारी चीजें फिंच की परमिशन से ही हुई थी। फिंच तब सबको सच्चाई बताने की कोशिश तो करती है, पर क्ले ने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर उसके फेक साइन भी करे हुए थे, जिस वजह से फिंच भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाती। इसके तुरंत बाद उसके डिपार्टमेंट वालों ने उसको इस केस से हटा दिया था और क्ले को ही इस केस का इंचार्ज बना दिया गया था। दूसरी तरफ जस्टिन के पास लैब में अचानक से लीजा आकर उसको अपने स्पाई वाले रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर जाते ही उसने जस्टिन को अपने और क्ले के बारे में सब बता दिया था। तब जस्टिन को ये बात भी पता चलती है कि असल में लीजा और क्ले बस थॉमस को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि उनके सोर्सेज के हिसाब से थॉमस ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा था। वो लगातार कुछ सिग्नल को अपने प्लेनेट पर भी भेज रहा होता है, जिनको उन लोगों ने रिकॉर्ड भी करा था। इसीलिए अगर जस्टिन फैराडे की मदद से लीजा और क्ले को थॉमस तक पहुंचा देती है, तो बाद में लीजा उसकी फैराडे और उनके प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगी। ये बात जानने के बाद वैसे तो जस्टिन पूरी तरह से हैरान रह गई थी, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो फैराडे के पास जाकर उसको सब बताती है। फैराडे तब उसके सामने कसम खाता है कि उनकी स्पीसीज किसी को भी जान से मारने के बारे में नहीं सोच सकती। इसीलिए तब जस्टिन लीजा की डील को रिजेक्ट कर देती है और चीजें जैसी चल रही थी वैसी ही चलने देती है। वहीं एडी को अपनी सोर्सेज की मदद से पता चलता है कि असल में क्ले की माँ एक टेररिस्ट थी, जिसने कई जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करे थे, और CIA वाले जब उसको रोकने के लिए उसके घर पर गए, तब वो अपने छोटे बेटे क्ले को अपने घर पर छोड़कर ही भाग गई। उस समय पर उस केस की इंचार्ज खुद फिंच थी, और उसके बाद से ही फिंच ने क्ले को अडॉप्ट कर लिया और उसको अपने बच्चे की तरह पाला। लेकिन उसके बावजूद क्ले ने फिंच के साथ इतनी बुरी हरकत करी। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे हिसाब से तो इस तरह के बच्चों से ज्यादा नीच कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप से ऊपर जिंदगी में कोई भी नहीं है। खैर, क्ले को ईडी की इन हरकतों के बारे में पता चलने पर वो ईडी को जाकर धमकाते हुए उसे उसके पास से दूर रहने को कहता है, और ईडी भी इससे काफी ज्यादा डर गई थी। वहीं फैराडे को क्योंकि पता चल गया था कि क्ले और लीजा ने उसके ऊपर नजर रखने के लिए रूम में कैमरे लगाए हैं, इसीलिए वो सबसे पहले तो लैब में जाकर लीजा के कैमरास को बंद करता है और बाद में उसके कंप्यूटर को हैक करके थॉमस के उन सिग्नल्स वाली बात को सुनता है। उन सिग्नल्स को सुनने के बाद ना जाने क्यों पर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो तुरंत ही जस्टिन के पास जाकर उसको सब कुछ बताता है। असल में वो लोग जिस मशीन को बना रहे थे वो एक लिमिटलेस पावर का सोर्स है तो, लेकिन थॉमस उसका इस्तेमाल अपने प्लेनेट को बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़े स्पेसशिप के इंजन के तौर पर करने वाला है। असल में उनका प्लेनेट एंथिया इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि उसको बचाया ही नहीं जा सकता, और थॉमस का मेन प्लान यही था कि वो एंथिया से सभी एंथियंस को अर्थ पर ले आएगा और सभी ह्यूमंस को अपना गुलाम बनाकर रखेगा। उसके लिए ही उसने काफी बड़ी स्पेसशिप भी बनाई थी ताकि अर्थ पर एंथियंस को लेकर आया जा सके। लेकिन फैराडे इंसानों को खत्म नहीं होने देना चाहता। उसने इंसानों के साथ काफी अच्छे पल बिताए थे, इसीलिए वो तुरंत ही जस्टिन और जोसाई के साथ लैब में जाता है और उस क्वांटम फ्यूजन पावर सोर्स के मॉडल को डिसअसेंबल करने लगता है। इसके थोड़ी ही देर बाद जोसाई और जस्टिन वहां पर से मशीन के कोर को कहीं पर लेकर जाने लग गए थे ताकि वो कोर CIA वालों के हाथ में न लगे। क्ले को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही अपनी टीम के साथ लैब में जाने लगता है, जहां पर फैराडे उसका ही वेट कर रहा था। वहां जाते ही क्ले के एक साथी ने फैराडे को शूट कर दिया था, पर फैराडे भी वहां पर एक छोटा सा एक्सप्लोजन कर देता है। इससे तब सब लोग बेहोश हो जाते हैं, पर गोली लगने की वजह से फैराडे का काफी ज्यादा खून बह रहा था। जोसाई को भी तब इस बात की भनक लग जाती है, इसीलिए वो तुरंत ही जस्टिन को गाड़ी घुमाने को बोलता है और जस्टिन के साथ लैब में जाकर वो लोग सभी लोगों के उठने से पहले फैराडे को वहां से निकाल लेते हैं। तब रास्ते में जोसाई ने एक दूसरी गाड़ी को भी चुरा लिया था ताकि कोई भी उनके ऊपर शक न करे, लेकिन अभी भी फैराडे की हालत काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। तब जोसाई कुछ सोचते हुए फैराडे को अपने साथ मैरी के चर्च में ले जाता है, जहां जाते ही मैरी फैराडे का इलाज करने लगती है। उसने फैराडे के वुंड में से बुलेट को निकाल दिया था और उसमें पट्टी भी बांध दी थी, पर क्योंकि फैराडे का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, इसीलिए अभी भी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। इसीलिए तब जोसाई डिसाइड करता है कि वो अपने ब्लड को फैराडे को देगा, क्योंकि अब जोसाई का ब्लड भी पूरी तरह से एंथियन का ब्लड बन चुका था और अब फैराडे की जान को बचाने का भी यही एकमात्र तरीका था। वहीं क्ले की आंख खुलने पर उसके सामने ईडी और हैच पहुंच जाते हैं और एडी से उसकी इस हरकत के कारण के बारे में पूछते हैं, पर क्ले तो पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से में था और इसीलिए उसने ईडी के एक चांटा मार दिया था। पर ईडी भी अब खुद शांत नहीं रहती और वो जवाब में क्ले को एक चांटा मार देती है।
इसलिए तब क्ले उसको काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है और वहाँ पर से फैराडे और बाकी सबको ढूंढने के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही देर में जस्टिन के मॉली को कॉल करने की वजह से क्ले को उन लोगों की लोकेशन के बारे में पता चल गया था और वो तुरंत ही अपने 2 साथियों के साथ मैरी के चर्च के अंदर चला जाता है। मैरी तब क्ले के शोल्डर पर शूट भी कर देती है, पर जवाबी फायर में क्ले अंदर जाकर मैरी को मार गिराता है। इसके बाद तुरंत ही उसने अपने साथियों के साथ उस घर के अंदर जाकर जस्टिन और फैराडे को भी किडनैप कर लिया था। पर तब तक फैराडे की बॉडी पर काफी ज्यादा ब्लड चढ़ चुका होता है, इसीलिए उसकी हालत पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती है। क्ले मैरी के घर में जोसाई को ही छोड़ गया था और जोसाई के सामने ही अभी मैरी मारी जाती है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं ईडी का मूड अभी भी क्ले की वजह से काफी ज्यादा खराब था, इसीलिए अगली सुबह जब वो क्लाइव के साथ होती है तो क्लाइव से बिल्कुल भी सही से बात नहीं करती। इवन जब उसे क्लाइव की बातों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है तो वो क्लाइव के सामने ही एक बीमार घोड़े को शूट करके जान से मार देती है। ये देखकर तो क्लाइव की फट के 4 से 64 हो गई थी और वो तुरंत ही अभी हैच के पास चला जाता है और हैच को ईडी के बारे में एक बहुत ही चौंकाने वाला राज बताता है। असल में आज तक हैच को बस यही लगता था कि उसके पिता उसकी बहन के साथ कहीं पर घूमने के लिए गए थे और एक क्लिप पर पैर फिसलने से धोखे से वो नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। पर असल में हैच के पिता की मौत धोखे से नहीं हुई थी, उनको ईडी ने ही एक पहाड़ से नीचे फेंका था क्योंकि ईडी ओरिजिन कंपनी की मालकिन बनना चाहती थी। पर अगर हैच के डैड जिंदा होते तो वो हैच को ही उस कंपनी का मालिक बनाते। क्लाइव उस समय पर छोटा था, पर उसने ये सारी चीजें खुद अपनी आंखों से देखी थी। ये बात जानने के बाद हैच काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब वो ईडी से कभी भी बात नहीं करने वाला था। वहीं क्ले भी जस्टिन और फैराडे को अपने साथ किडनैप करके एक खाली बिल्डिंग में ले गया था, जहां जाकर वो जस्टिन को लीजा के साथ दूसरे रूम में भेज देता है और खुद फैराडे को मारते हुए उससे थॉमस की लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करता है। पर फैराडे को तो एलियन होने की वजह से दर्द ही नहीं हो रहा था, इसीलिए क्ले उसको तब अलग अलग चीजों से टॉर्चर करने की कोशिश करने लगता है। मगर क्ले फैराडे को जितना ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, फैराडे को तो उतना ही मजा आ रहा था। पर तभी अचानक से क्ले को उस एयरपोर्ट वाली क्लिप के बारे में याद आता है जहां पर फैराडे के ऊपर एक्स वेव का काफी ज्यादा बुरा असर हुआ था और उसने बहुत सारे पानी को उगल दिया था। इसीलिए तब क्ले वहां पर एक्स वेव मशीन को मंगवाता है, जिससे अब फैराडे की हालत काफी ज्यादा खराब होने लग गई थी और उसने तुरंत ही थॉमस के पूरे प्लान के बारे में सब कुछ रिवील कर दिया था। और उसकी इस तरह से चिल्लाने की आवाज को सुनकर जस्टिन काफी ज्यादा डर गई थी और इसीलिए वो लीजा से उनकी मदद करने को कहती है। लीजा भी तब अपने किसी मिस्टीरियस फ्रेंड को कॉल करती है और उससे बात करने लगती है। वहीं क्ले के टॉर्चर को सहने के बाद फैराडे पहले तो उसको उसके असली नाम स्पेंसर से बुलाता है, जो सुनकर क्ले के तो पूरी तरह से होश उड़ गए थे। वो समझ गया था कि फैराडे उसके बारे में भी काफी सारी चीजें जानता है और अगर फैराडे उसके बारे में जानता था तो वो उसकी माँ के बारे में भी बहुत कुछ जानता होगा। इसीलिए तब क्ले सबसे पहले तो बाकी सारे एजेंट को उस रूम से बाहर निकालता है और अकेले में फैराडे से बात करने लगता है। फैराडे ने असल में जब CIA के कंप्यूटर को हैक करा था तब एक कॉन्फिडेंशियल फाइल से उसको पता चला था कि क्ले की माँ असल में बस एक नॉर्मल चोर थी। फिंच और उसकी टीम ने मिलकर उस समय पर धोखे से एक जगह पर एक धमाका करा था, जिसको ही छुपाने के लिए उन्होंने सारा का सारा इल्जाम क्ले की माँ के ऊपर डाल दिया और उस बेचारी को क्ले को छोड़कर भागना पड़ा। ये सारी बातें जानने के बाद तो क्ले के पैरों तले अचानक से जमीन खिसक गई थी। उसे इस सब पर भरोसा नहीं हो रहा होता और तब वो फैराडे को गुस्से में शूट करने वाला होता है, पर तभी अचानक से लीजा वहां पर आकर क्ले को ही शूट करके खत्म कर देती है और तब जाकर रिवील होता है कि असल में लीजा खुद भी थॉमस के लिए ही काम कर रही थी। अब तक उसने क्ले का साथ देने का सिर्फ दिखावा करा था और ये दिखावा भी सिर्फ इसीलिए था ताकि किसी तरह से फैराडे के ऊपर प्रेशर बनाकर उससे उस मशीन के कोर को बनवाया जा सके। तब तक वहां पर थॉमस के और भी काफी सारे लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो लोग तुरंत ही फैराडे और जस्टिन को अपने साथ थॉमस के पास एक बंकर में लेकर जाते हैं, जहां पर थॉमस काफी सारे मॉन्क के साथ रहा करता था। वो मॉन्क्स थॉमस को अपना भगवान मानते थे क्योंकि थॉमस उन्हें स्पेस के बारे में काफी सारी चीजें बताता था। थॉमस ने उस केव के अंदर अपने ही प्लेनेट के कुछ प्लांट्स को लगाया हुआ था जो कि हर तरह के सिग्नल को अंदर आने से रोकते थे और यही रीजन भी था कि आज तक CIA उसको ढूंढ नहीं पाई थी। थॉमस जब अर्थ पर आया था तो उससे पहले उसने उन प्लांट्स को फैराडे से ही लिया था। साथ ही वहाँ पर थॉमस ने एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप भी बनाई हुई थी जिसमें वो बस अमीर अमीर और कुछ पावरफुल एंथियन को ही अर्थ पर लेकर आने वाला था। उसका मेन मिशन यही था कि वो आधे से ज्यादा ह्यूमंस को खत्म करने के बाद बाकियों को अपना गुलाम बना लेगा और सारे एंथियन मिलकर अर्थ पर राज करेंगे।
लेकिन जस्टिन उसके इस प्लान को जानने के बाद इसका हिस्सा बनने से साफ मना कर देती है। वो लैब में जब उस मॉडल के कोर को लेने के लिए गई थी तो वहाँ पर उसने कोर के एल्गोरिथम को पूरी तरह से चेंज कर दिया था, जिस वजह से ही अब उसकी मर्जी के बिना उस मॉडल को चालू नहीं करा जा सकता था। थॉमस तब उसको काफी तरह से लालच देते हुए उससे एल्गोरिथम को जानने की कोशिश करता है, मगर जस्टिन मना करके गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन तब फैराडे कुछ सोचते हुए खुद जाकर उसे रोकता है और उस समय पर फैराडे के पास एक बहुत ही बेटर प्लान था जिसकी मदद से वो अर्थ और एंथियंस दोनों को बचा सकता था। उसके लिए वो जस्टिन से उस एल्गोरिथम के बारे में पूछता है, जो कि शुरुआत में तो जस्टिन उसको नहीं बताती, पर क्योंकि कहीं ना कहीं जस्टिन को फैराडे के ऊपर भरोसा होता है, इसीलिए फाइनली वो उसको वो एल्गोरिथम बता देती है और बाद में अपनी फैमिली के पास लौट जाती है। वो वापस से अपनी फैमिली के साथ अपने पुराने वाले गांव में शिफ्ट हो गई थी, जहां पर जाने के बाद उसने फिर से एक नॉर्मल लाइफ जीना चालू कर दिया था। अब इसी तरह से 3 महीने बीत जाते हैं और 3 महीने बाद अचानक से लीजा जस्टिन के पास आकर उससे सबसे पहले माफी मांगती है। जस्टिन ने भी तब लीजा को माफ कर दिया था और तभी अचानक से जस्टिन को फैराडे के बनाए पहले वाले डिवाइस में से कुछ आवाज आने लगती है। उसमें कुछ सिग्नल आ रहे थे जिनको फॉलो करते हुए वो भी एक टॉर्नेडो के पास पहुंच गई थी, लेकिन वो खुद भी टॉर्नेडो के अंदर जाने से बिल्कुल भी नहीं डरती और वो टॉर्नेडो के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले हैच की जान पहचान की जनरलिस्ट का एक अखबार छपा था जिसमें उसने ओरिजिन कंपनी और साथ ही उस क्वांटम फ्यूजन पावर मशीन के बारे में बहुत कुछ बताया था। इवन आज ही ओरिजिन कंपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है जिसमें काफी सारे लोगों के सामने ही फैराडे ने ईडी से बात करके उस लिमिटलेस एनर्जी के प्रोजेक्ट के बारे में सब रिवील कर दिया था। वो जैसे ही उस क्वांटम फ्यूजन डिवाइस को सभी लोगों के सामने लेकर आता है, वैसे ही उनकी पूरी की पूरी सिटी उस पावर की वजह से जगमगाने लगती है। इवन यहाँ तक कि फैराडे ने अपने एलियन होने के बारे में भी सबको बता दिया था, जो जानने के बाद सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। अब जैसे ही सीआईए में फिंच को इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही अपने सोल्जर्स को बुलाकर फैराडे और उसके सभी साथियों को उठवा लेती है और वो फैराडे के ऊपर प्रेशर बना रही थी ताकि फैराडे लोगों के सामने अपने पहले कही गई बातों को मजाक बता दे। लेकिन फैराडे इसके लिए साफ मना कर देता है और उसने ये सब बहुत ज्यादा सोच समझ कर करा था। वो उल्टा फिंच को ही धमकाने लगता है कि फिंच उसको और ओरिजिन कंपनी को पूरी तरह से छोड़ दे और साथ ही अब फैराडे का प्लान यही था कि वो एंथियन को अर्थ पर ही लेकर आएगा, पर वो एंथियन और ह्यूमंस को नॉर्मली एक साथ दोस्तों की तरह रखना चाहता था, पर फिंच इसके लिए साफ मना कर देती है। पर फैराडे तब उसको बताता है कि उसने क्वांटम फ्यूजन पावर मॉडल का सारा डेटा ऑनलाइन अपलोड करा हुआ था और अगर 12 घंटे के अंदर उसको रोका नहीं जाता तो इसका सारा एल्गोरिथम सभी देशों के पास पहुंच जाता, जिससे वो लोग भी बड़े आराम से उस मॉडल को बना सकते थे, जिससे टेक्निकली सिर्फ यूएसए की इकोनॉमिकल ग्रोथ जो कि इस क्वांटम फ्यूजन पावर मॉडल की वजह से हो सकती थी वो नहीं होगी और दुनिया भर में काफी सारे अटैक्स भी बढ़ जाएंगे। फैराडे उल्टा फिंच को ही धमका रहा होता है, इसीलिए फिंच को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद फिंच के सीनियर फिंच के जवाब का बिल्कुल भी वेट नहीं करते और तुरंत ही फैराडे की सारी शर्तों को मान लिया जाता है। अब इसके बाद फैराडे वहाँ से थॉमस के पास जाता है, जो कि फैराडे की इस हरकत की वजह से काफी ज्यादा खुश था। कहीं ना कहीं अभी उसको अपनी गलती का भी एहसास हो गया था, इसीलिए वो थोड़ी ही देर बाद जाकर सीआईए वालों के सामने सरेंडर कर देता है। वहीं फैराडे अब आखिरी बार जाकर जस्टिन से मिलता है और उसको एक गुड बाय किस करने के बाद वो बाद में थॉमस के बनाए हुए स्पेसशिप में बैठकर अपने प्लेनेट के लोगों को अर्थ पर लेकर आने के लिए निकल जाता है। पर वो लोग अब अर्थ पर आकर अर्थ वालों के साथ कैसे रहेंगे इसके बारे में हमें कभी जानने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। अब आपको ये सीरीज कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और जरा खुद भी सोचो कि अगर किसी दिन अर्थ पर आकर एलियन भी हमारे बीच में हमारे साथ रहने लगे तो आपको कैसा लगेगा, मतलब कि क्या आप इस बात को एक्सेप्ट कर पाओगे? कमेंट सेक्शन में इस बारे में भी जरूर बताना। बाकी उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।